कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम नीमो होता है। वह हेलीकॉप्टर की मदद से एक घर में घुस जाता है। उसके साथी ने उस घर के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया था और घर के दरवाजे को नीमो के लिए पूरे 7 मिनट के लिए खोल दिया था। यानी कि अब नीमो को 7 मिनट के अंदर अपने काम को पूरा करके वहां से निकालना था। नीमो और उसका वो साथी वॉकी टॉकी के जरिए लगातार एक दूसरे के साथ बातें करते जा रहे थे। अब नीमो के साथ समस्या ये हो रही थी कि उसके चोरी की लिस्ट में जी पेंटिंग का नाम सबसे ऊपर आता था और जिसके लिए खास तौर से इस घर में चोरी करने का उसने रिस्क उठाया था वो तो उसको कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। और उसने ये बात अपनी साथी को भी बताई, पर उसके साथी ने उसे पूरे घर को अच्छे से तलाश करने के लिए बोला। पर चारों तरफ चेक करने के बाद भी उसे वह पेंटिंग नहीं मिली और वक्त भी तेजी से निकलता जा रहा था। इसलिए नीमो का साथी कहता है कि जो पेंटिंग तुम्हारे हाथ लगी है वो लेकर वहां से निकलो, टाइम खत्म होने वहां है। फिर नीमो जल्दी से गेट पर आता है और उसका साथी उसे दरवाजे का पासवर्ड बताता है, लेकिन शायद निकालने की हड़बड़ी में नीमो घर के गेट में गलत कोड डाल देता है। तभी वहां का सिक्योरिटी सिस्टम अपने आप ही ऑन हो जाता है और अपार्टमेंट भी अपने आप ही सील हो जाता है और साइलेंस बजने लगता है। अब नीमो ने चोरियां तो बहुत सारे घरों में की थी, लेकिन इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था से कभी उसका पाला नहीं पड़ा होगा। उसे वहां से भागने के लिए उसको वहां पर एक छोटा सा भी छेद नजर नहीं आता। इस बीच उसके साथी ने भी उसका साथ छोड़ दिया था और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे गलत हो गया, मैं तो जा रहा हूँ, अब तुम अपना समझो क्या करना है। क्योंकि उसके लिए भी यह सिक्योरिटी सिस्टम को समझ पाना नामुमकिन हो गया था और यहाँ से भाग निकालने की भी उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हो चुकी थी। इसलिए उसकी परेशानी अब झुंझलाहट और हताशा में बदलने लगी थी। नीमो ने वहाँ की खिड़कियों को तोड़ने की भी बहुत कोशिश की, पर उससे कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि इस पूरे घर को बुलेट प्रूफ कांच से बनाया गया था। इस बीच घर का सिक्योरिटी अलार्म लगातार बजता ही जा रहा था, जिससे नीमो परेशान हो रहा था। इसलिए नीमो ने सब अलार्म को तोड़ दिया क्योंकि उसकी उस आवाज से बहुत परेशानी हो रही थी। फिर उसके बाद नीमो ने एक चाकू की मदद से घर के दरवाजे को तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन गेट की लकड़ियों को निकालने के बाद वह देखता है कि लकड़ी के बीच में एक मोटी सी स्टील की प्लेट लगी हुई है और ये सब देखकर नीमो का हिम्मत भी टूट जाता है। नीमो को बहुत गर्मी लग रही थी तो वह ऊपर देखता है कि कूलिंग सिस्टम से गर्म हवा आ रहा था। अभी तक नीमो अपनी इन्हीं परेशानियों को सुलझा नहीं पाया था कि घर का थर्मोस्टेट सिस्टम खराब हो जाता है और घर में गर्म हवा का आना शुरू हो जाता है, यानी कि वहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाना शुरू हो चुका था। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से नीमो को बहुत ज्यादा पसीना आने लगा था और दरवाजे को तोड़ने से उसका गला भी सूख रहा था। फिर वो किचन में जाकर फ्रिज खोल कर देखता है जहाँ पर खाने पीने का कुछ सामान रखा था और साथ में पानी की एक बोतल भी थी। नीमो को इतनी ज्यादा प्यास लग रही थी कि वो पूरे के पूरे पानी को एक ही बार में पी गया। उसने इतना भी नहीं सोचा कि आगे प्यास लगने पर उसका क्या होगा। फिर वह एक रूम में लेटकर एक बार फिर वो अपनी इस साथी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर नतीजा वही था कि अब उसको अपने जिंदा रहने की लड़ाई अकेले ही लड़नी थी। इसके बाद अपनी उन्हीं बातों को दोहराते हुए वो थकान की वजह से वहीं चीत होकर सो गया। अगले दिन सुबह उठने पर एक बार फिर से नीमो की वही जद्दोजहद शुरू हो जाती है। तापमान बढ़ जाने के कारण उसको प्यास भी लग रही थी, लेकिन उसने तो सरा का सरा पानी कल रात में ही खत्म कर दिया था। इसलिए वो इधर उधर देखने लगता है। फिर उसको वहाँ पर कुछ फल रखे नजर आते हैं। बड़ी लालच और उम्मीद के साथ वो लपक कर उन फलों की ओर जाने लगता है, लेकिन पास जाने पर मालूम पड़ता है कि वह फल तो पत्थर के बने हुए थे, यानी कि वो खाने के नहीं बल्कि सिर्फ दिखाने के लिए थे। अब नीमो को इतना गुस्सा आने लगता है कि वो उन पत्थरों से मार मार कर खिड़कियों के कांच को तोड़ने लगता है। लेकिन यहाँ की एक दो नहीं बल्कि सारे की सारी खिड़कियां बुलेट प्रूफ कांच की बनी हुई थी और ये घर भी पूरी तरह से साउंड प्रूफ था, यानी कि अंदर की कोई भी आवाज ना तो बाहर जा सकती थी और ना ही बाहर की कोई आवाज अंदर। प्यास के मारे नीमो की हालात कुछ ऐसी हो चुकी थी कि वो स्विमिंग ताल का पानी पीने की कोशिश करता है और फिश टैंक के पानी को भी टेस्ट करके देख लेता है, लेकिन इन सब का टेस्ट इतना खराब था कि इसको मुंह में लिया जा नहीं सकता था। मजबूरी में वो बाथरूम में जाकर कमोड की तरफ भी देखने लगता है। अंत में उसकी प्यास बुझ जाती है फ्रिज में राखी हुई बर्फ से, लेकिन वो बर्फ भी आखिर कब तक चलती क्योंकि उसको भी तो खत्म होना ही था। इसी बीच नीमो की नजर वहाँ की छत पर चली जाती है, यानी कि अगर वो सीलिंग पर लगी खिड़की को अगर किसी भी तरह से खोल ले तो फिर वो वहाँ से बाहर निकाल सकता था। लेकिन ये काम भी उसके लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं था क्योंकि इस घर की छत की ऊंचाई काफी ज्यादा थी और वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन जान की सलामती के लिए तो इंसान हर कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए नीमो ने भी इस काम को करने के लिए जिद कर ली थी। वो धीरे धीरे घर के सारे सामान को एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इस बीच उसको भूख भी लग जाती है। वो फ्रिज में खराब हो चुके खाने को निकाल कर उसमें रखे खाने को खाना शुरू कर देता है। हालांकि उसको खाने का टेस्ट जरा भी पसंद नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर उसके लिए कोई दूसरी चॉइस भी नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप इस खाने को खा
ऑमलेट है। लेकिन खाने के बाद एक बार फिर से प्यास की समस्या शुरू हो जाती है। इस बार नीमो फ्रिज खोलकर फ्रीजर की जमी बर्फ को छटना शुरू कर देता है, लेकिन ये सब करते करते उसको बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि इस घर का थर्मोस्टेट तो पहले से ही खराब हो चुका था। ऐसे गर्म हवा के बाद अब वहाँ पर धीरे धीरे ठंडी हवा आना शुरू हो गया था। इस बात को महसूस करके नियमों को काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी भी वो आने वाले वक्त के बारे में नहीं सोच रहा था, क्योंकि अगर इसी तरह से वहाँ का तापमान कम होता रहा तो उसके जम जाने की नौबत भी आ सकती थी। खैर, ये तो हम इंसानों की खासियत होती है कि जरा सी खुशी में इतने खुश हो जाते हैं कि आने वाली मुसीबत को देख ही नहीं पाते। तो अपने निमो के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। इन दौरान गार्डन में पौधों के ऊपर पानी का छिड़काव करने के लिए आने वाले पानी से नीमो की पानी की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि इस पानी को पीने के साथ साथ अब वो उसको दिन भर के लिए जमा करके भी रखने लगा था। इस बीच काफी कोशिशें के बाद वो कमरे की सीलिंग तक पहुंच गया। उसके बाद उसने घर में मौजूद कांच के सामान को तोड़कर वह अपने लिए चश्मा भी बना लिया, जिससे कि वह सीलिंग के रोशनी को सह सके और कांच को निकाल सके। इस बीच नीमो घर में रखे टीवी और उसकी लाइव सीसीटीवी फुटेज के जरिए उस घर के बाहर सफाई करने वाली एक लड़की को देखता है। एक बार फिर उसके मन में इस बात की उम्मीद जागने लगता है कि अगर किसी भी तरह से वो लड़की उसकी आवाज सुन लेती है तो फिर बात बन सकती थी। यही सोचकर वो फिराने दरवाजे पर जाता है और जोर जोर से उस लड़की को आवाजें लगाना शुरू कर देता है, पर ऐसा कुछ भी हो पाना तो संभव ही नहीं था। उसकी कोई भी आवाज उस लड़की तक नहीं जा सकती थी, क्योंकि ये पूरा घर ही साउंड प्रूफ है और वो लड़कियां ज्यादातर समय अपने कानों पर ईयरफोन लगाकर काम करती रहती थी। यानी कि अब एक ही तरीका हो सकता था जिसके लिए वो काम शुरू भी कर चुका था, यानी कि रोशनदान की खिड़की को तोड़कर बाहर निकालने का प्लान। लेकिन वो काम बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि एक तो इतने दिनों से कुछ भी ढंग से ना खाने पीने के कारण वो काफी कमजोर हो गया था, और दूसरा उसके शरीर में जगह जगह पर चोट भी लग गई थी। पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और बाहर निकालने के लिए रोशनदान के सीमेंट को तोड़ने में जुट गया। उधर घर में ठंड बढ़ती जा रही थी, इसलिए नीमो को अब जल्द से जल्द वहाँ से निकालना बहुत ही जरूरी हो चुका था, नहीं तो इस जगह पर उसका जम जाना तो ही था। दूसरी ओर वह जब सीमेंट को हटाता है तो वह देखता है कि वो रोशनीदान कांच सीमेंट से नहीं बल्कि स्टील के मजबूत स्क्रूज से जोड़ा गया था, लेकिन उन्होंने स्क्रूज को खोलने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। अब नीमो के अंदर निराशा से हिम्मत टूटना शुरू हो जाता है। घर में बढ़ती ठंड के कारण नीमो अलमारी से घर के ओनर के कपड़े निकाल कर पहन लेता है। तभी उसको अलमारी के पीछे से गुप्त रास्ता नजर आता है। उसके मन में उम्मीद जागने लगी कि शायद इधर से उसको बाहर निकालने का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर पहुँचने पर उसको एक लाश मिलती है। लाश को देखकर पहले तो वो काफी डर जाता है और बाहर की तरफ भागता है। फिर हिम्मत करके वह उसके पास जाता है। फिर उसे पास से देखने पर पता चलता है कि वो लाश तो वहाँ के ऑनर थी। फिर वो लाश को छू के देखता है तो वो लाश रबर की बनी हुई थी। वह गुस्से में लाश को नीचे गिरा देता है। इसके बाद उस कमरे में उसको पेशकीमती पेंटिंग भी मिल जाती है, जिसके लिए वो यहाँ पर आया हुआ था। पर अभी तो उसको कुछ भी नहीं चाहिए था, सिवा यहाँ से बाहर निकालने के। पर वो रास्ता तो उसको इस कमरे में भी नजर नहीं आया। इससे पहले उसने गुस्से में आकर यहाँ की सभी के सभी महंगी महंगी पेंटिंग्स को खराब कर दिया था। नीमो को खिड़की से बाहर अपनी ही तरह एक कबूतर फंसा हुआ नजर आया। वो कबूतर काफी जख्मी हालात में था, लेकिन फिर भी लगातार अपनी पंखों को फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि भूख और प्यास के मारे वह अपनी जिंदगी की जंग को हार गया, लेकिन मरते मरते भी नीमो को एक बहुत जरूरी सीख दे गया कि जब तक प्राण है तब तक आप हिम्मत मत हारो। बस यही सोचकर नीमो ने अपनी सारी हिम्मत को एक बार फिर से समेट लिया। रोशनदान के कांच को खोलने की कोशिश में लग जाता है। इस बार उसने स्क्रू को खोलने का जुगाड़ भी बना लिया था, लेकिन एक तो अकेलापन और फिर कई दिनों की भूख के कारण नीमो का मानसिक संतुलन गड़बड़ाने लगा था। यहाँ तक कि उसने धीरे धीरे फिश टैंक की मछलियों को बाहर निकालकर उसे कच्चा ही खाकर उस टैंक को खाली कर दिया। जब कुछ नहीं बचा तो कुत्तों का खाना खाने लगा और बगीचे के पेड़ों को हिलता ही की। शायद उस पेड़ से कुछ निकल आए और उससे पेट भर ले, लेकिन इन सब के कारण उसका डिप्रेशन भी बढ़ाने लगा था और उसको माइंड इल्यूजन का एहसास होने लगा था। एक दिन रोशनदान का स्क्रू खोल रहा था और वह खोल भी लिया, लेकिन वो जैसे ही खुश होता है वह डगमगा जाता है और ऊपर से नीचे गिर जाता है, जिससे उसके पर की हड्डी भी टूट गई। अब वो दर्द से छटपटाने लगता था। फिर वह जब किचन में जाता है तो वह ऊपर में देखता है कि एक स्मोक कलाम लगा हुआ है। वो आग जलता है जिसके धुएं से स्मोक कलाम बजा देता है और समझ लो कि बारिश होने लगता है। इससे वह पहले तो बहुत खुश होता है, लेकिन वह पानी रुकने की नाम ही नहीं लेती और इस प्रोसेस से पेंट हाउस में पानी भर जाता है। लेकिन फिर भी किसी भी बाहरी आदमी का ध्यान उस घर की ओर नहीं जाता, इसलिए अब वह उस जगह की महंगी से महंगी चीज भी कोई मायने नहीं रख रही थी। इसलिए उसने वहाँ पर काफी तोड़फोड़ कर दी थी। उसकी हालत भी अब बहुत बुरी हो चुकी थी। बाहर दिन और मौसम बदलते जा रहे थे, लेकिन इस घर के अंदर उसके निराशा में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। आखिर में वो रोशनदान के सारे स्क्रू निकालकर उसे कांच को खोलना में सफल हो जाते हैं, यानी कि अब उसको आजाद होने से कोई नहीं
नहीं रोक सकता था। पर जाने से पहले उसने घर के मालिक के लिए वहाँ की दीवार पर एक नोट लिख दिया था जिसमें उसके घर की वैसे हालात करने के लिए माफी मांगी गई, लेकिन इसके पास उसके लिए कुछ नहीं था। उसने घर के ओनर के लिए अपने हाथों की बनाई हुई 3 पेंटिंग्स छोड़ दी, लेकिन इन सब के साथ उसने एक बात और लिखी कि मैं ये सब के लिए माफी मांगता हूँ लेकिन इस घर के सिस्टम के लिए मैं नहीं। तुम मुझसे माफी मांगेगे। ये घर नहीं बल्कि एक जेल था। अपनी बात पूरी करके नींबू अपने बनाए रास्ते से निकालने लगा, लेकिन यहाँ से निकालकर वो जाता कैसे, क्योंकि ये घर तो 6th फ्लोर पर था। यानी कि जिस तरह से निकालने की उसने प्लेन बनाई थी, वहाँ से बाहर जाने के लिए या तो उसको सीधे छलांग लगानी थी या फिर हेलीकॉप्टर जैसे किसी चीज का सहारा लेना जरूरी था। तो क्या लगता है आपको, क्या किया होगा नीमो ने? कैसे निकाला होगा इस जगह से बाहर? क्या वो अपनी जिंदगी को बचाने में सफल हो पाया? तो बस ऐसे ही कुछ हम कई सवालों के साथ ये फिल्म भी यहीं पर खत्म हो गई, लेकिन हमारा और आपका साथ कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।